नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, फिजिक्स के नोबेल 2024 की घोषणा हो गई है। इस साल ये प्राइज एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी ई हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जे हैपफील्ड को मिला है। उन्हें मशीन लर्निंग से जुड़ी तकनीकों को विकास के लिए ये सम्मान दिया गया है, जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर आधारित है। इससे मशीनों को इंसानी दिमाग की तरह सोचना और समझना सिखाया जाता है। जेफरी को जिस मशीन लर्निंग के लिए नोबेल मिला है, उन्होंने उसी के विकसित रूप एआई को मानवता के लिए खतरा बताया था। उन्होंने 2023 में एआई के विरोध में गूगल से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म हो जाएंगी, समाज में गलत सूचनाएं तेजी से फैलेंगी और उसे रोक पाना संभव नहीं होगा। जेफरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए अफसोस जताया था। वहीं नोबेल देने की घोषणा करते हुए कमेटी ने कहा कि दोनों वैज्ञानिकों ने दुनिया को नए तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना सिखाया है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इंसानी दिमाग के तंत्र से किस प्रकार से जुड़ी है मशीन के दिमाग का तंत्र। इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इंसान का दिमागी तंत्र जीवित कोशिकाओं और न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ये एक सिस्टम के जरिए एक दूसरे को सिग्नल भेजती है। जब इंसान कुछ सीखता है तो कुछ कोशिकाओं के बीच कनेक्शन बहुत तेज होता है, जबकि कुछ के बीच कनेक्शन कमजोर होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नोड्स से मिलकर बना होता है। इन नोड्स को कोड्स के जरिए एक वैल्यू दी जाती है। ये नोड्स आपस में जुड़े होते हैं। जब इन्हें ट्रेन किया जाता है तो इंसान के दिमाग की तरह कुछ नोड्स आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेते हैं और इस प्रकार से ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं। तो इस प्रकार से मशीनों में नोड्स इंसानों की तरह सोचने का काम करती हैं। प्राइज की घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में करी है। दोनों वैज्ञानिकों को 8.9 करोड़ की राशि मिलेंगी, जिसे दोनों में बराबर बांट दिया जाएगा। अब हम लोग फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के बारे में जानते हैं। 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अपने वसीयत का सबसे बड़ा हिस्सा पुरस्कारों की एक सीरीज नोबेल प्राइज को दे दिया। नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स साइंस में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड के वसीयतनामा के मुताबिक फिजिक्स नोबेल प्राइज उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने फिजिक्स क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण खोज या आविष्कार किया है। 1921 से 2023 तक फिजिक्स में कुल 119 नोबेल प्राइज दिए जा चुके हैं। 1916, 1931, 1934 और 1940-41 से लेकर के 1942 में फिजिक्स नोबेल प्राइज नहीं दिए गए थे। इसका निर्णय नोबेल फाउंडेशन ने लिया था। नोबेल फाउंडेशन नियम के मुताबिक यदि कोई खोज या आविष्कार तय मापदंड के पैमाने पर खरा नहीं उतरता तो पुरस्कार राशि अगले वर्ष तक के लिए आरक्षित रख ली जाती है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड के दौरान कम नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। इसी क्रम में भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक में से एक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में फिजिक्स नोबेल पुरस्कार मिला था। 1928 में सीवी रमन ने साबित किया था कि जब किसी पारदर्शी वस्तु के बीच से प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसकी वेवलेंथ में बदलाव दिखता है। इस आविष्कार को उन्होंने अपना ही नाम दिया था, जिसे रमन इफेक्ट कहा जाता है। उनके इसी आविष्कार के लिए उन्हें फिजिक्स नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। रमन ने 1907 में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की नौकरी की, लेकिन हमेशा से विज्ञान ही उनका पहला प्यार रहा। वे किसी न किसी तरह लेबोरेटरीज में पहुंचकर अपनी रिसर्च करते रहते थे। 1917 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर हो गए। यहीं पर 28 फरवरी 1928 को उन्होंने के.एस. कृष्णन समेत अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर रमन इफेक्ट की खोज करी। यही कारण है कि इस दिन को भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन को विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था। रमन इफेक्ट का इस्तेमाल आज भी कई जगहों पर
पर हो रहा है। जब चंद्रयान फर्स्ट ने चांद पर पानी होने की घोषणा करी थी, इसके पीछे भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही कमाल था। फोरेंसिक साइंस में भी रमन इफेक्ट काफी उपयोगी साबित हो रहा है। अब यह पता लगाना आसान हो गया है कि कौन सी घटना कब और कैसे हुई थी। इससे पहले सोमवार यानी कि 7 अक्टूबर को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकून को मिला। उन्हें यह प्राइज माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 14 अक्टूबर तक चलेगा। माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती और काम करती हैं। दोनों जीन साइंटिस्ट ने 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज करी थी। इंसान का जीन डीएनए और आरएनए से बना होता है। माइक्रो आरएनए मूल आरएनए का हिस्सा होता है। यह पिछले 50 करोड़ सालों से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के जीनोम में विकसित हुआ है। अब तक इंसान में अलग अलग तरह के माइक्रो आरएनए के 1000 से ज्यादा जीन की खोज हो चुकी है। माइक्रो आरएनए के बारे में अगर हम लोग कुछ बातें करें तो इसमें इंसान के शरीर में माइक्रो आरएनए के बिना सेल और टिश्यू डेवलप नहीं हो सकता। माइक्रो आरएनए में असाधारण बदलाव होने की वजह से कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती है। माइक्रो आरएनए की जीन कोडिंग में म्यूटेशन होने की वजह से इंसान के शरीर में सुनने की क्षमता, आंखों और शारीरिक बनावट में समस्या आती है। साहित्य के नोबेल प्राइज इस साल साउथ कोरिया की हान कांग को मिला है। उन्हें जीवन की मार्मिक कहानियों को खूबसूरत अंदाज में पेश करने के लिए ये सम्मान मिला है। हान कांग ने 1993 में अपने करियर की शुरुआत करी थी और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कविता लिखने से की थी। 1995 में उन्होंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया था। हान कांग नोबेल प्राइज जीतने वाली 18वीं और पहली कोरियाई महिला हैं। इससे पहले उन्होंने 2016 में उपन्यास दी वेजिटेरियन के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी जीता था। इस उपन्यास ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। नोबेल कमेटी ने हान कांग की एक नोवेल ग्रीक लेसन की खास तौर पर चर्चा की है। ये एक लड़की की कहानी है जो अपने जीवन के कष्टों की वजह से आवाज खो चुकी होती है। उसकी मुलाकात एक ग्रीक पढ़ाने वाले टीचर से होती है जो अपनी आंखों की रोशनी खो रहा है। यह नोवेल दो इंसानों के बीच बातचीत की बाधाएं होने के बावजूद पनपे रिश्ते को खूबसूरती से बयां करती है। 2023 के साहित्य के नोवेल की बात करें तो 2023 में साहित्य का नोबेल प्राइज नॉर्वे के राइटर जॉन फास्से को दिया गया था। उन्हें यह प्राइज उनके नाटकों और कहानियों के लिए दिया गया था। उन्होंने नाटकों और कहानियों के जरिए उन लोगों को आवाज दी है जो अपनी बातें कहने में सक्षम नहीं थे। जॉन ने अपने नाटकों में ड्रामा के जरिए उन इंसानी भावनाओं को जाहिर किया जो आमतौर पर जाहिर नहीं की जा सकती, जिसे समाज में टैबू समझा जाता है। जॉन ने अपने पहले ही उपन्यास रेड एंड ब्लैक में आत्महत्या जैसी गहरे और संवेदनशील मुद्दे पर लिखा था। इनकी मशहूर किताबों में पतझड़ का सपना भी शामिल है। साहित्य में अब तक 120 लोगों को नोबेल मिला है। इनमें केवल 17 महिलाएं हैं। इसकी वजह से नोबेल कमेटी की काफी आलोचना भी होते रहती है। और साथियों, केमिस्ट्री का नोबेल 2 अमेरिकी और एक ब्रिटिश वैज्ञानिक को मिला है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझाने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल उन्होंने बनाया था और अभी 190 देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा हो गई है। इस साल ये प्राइज 3 वैज्ञानिकों को मिला है। इसमें अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड बेकर और जॉन जम्पर हैं, जबकि ब्रिटिश वैज्ञानिक डेमिस हसाबिस शामिल हैं। प्राइज को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला है, जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया है। प्रोटीन डिजाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए ग्रुप वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। वहीं प्राइज का दूसरा हिस्सा डेमिस और जॉन जम्पर को मिला है, जिन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया है जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करी है। डेविड बेकर ने पूरी तरह से नए प्रकार के प्रोटीन बनाने की लगभग असंभव उपलब्धियां हासिल करी है।
बेकर ने लैब में एक के बाद एक अविश्वसनीय प्रोटीन बनाए। इनमें नए नैनो मटेरियल से लेकर 120 प्रोटीन तक शामिल हैं जो खुद से आपस में जुड़े होते हैं। डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है जिसका नाम है अल्फाफोल्ड 2, जो प्रोटीन की जटिल संरचनाओं की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। अल्फाफोल्ड 2 की मदद से तैयार किए गए प्रोटीन स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स को देखें तो पहला स्ट्रक्चर, यह प्रोटीन स्ट्रक्चर एक बैक्टीरियल एंजाइम का है जो एंटीबायोटिक को काम करने से रोकता है। इस एंजाइम को काम करने के तरीके को समझने के लिहाज से यह डिजाइन महत्वपूर्ण है। दूसरा स्ट्रक्चर, यह प्रोटीन स्ट्रक्चर मानव शरीर में एक विशाल मॉलिक्यूलर संरचना का हिस्सा है। इस स्ट्रक्चर में 1000 से ज्यादा प्रोटीन झिल्ली की मदद से कोशिका के न्यूक्लियस के आसपास एक होल बनाते हैं। प्रोटीन मनुष्य के शरीर के लिए केमिकल टूल की तरह काम करता है। यह शरीर में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है जो मानव जीवन का आधार होता है। प्रोटीन करीब 20 अलग अलग अमीनो एसिड से बना होता है। 2003 में डेविड बेकर ने इन अमीनो एसिड्स का इस्तेमाल कर एक नए तरह का प्रोटीन बनाया था। इसका इस्तेमाल कई वैक्सीन और दवाइयों में किया जाता है। दूसरी खोज में प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया गया। दरअसल प्रोटीन में अमीनो एसिड लंबे तारों में एक साथ जुड़े होने से जो एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1970 के दशक से वैज्ञानिक अमीनो एसिड्स के आधार पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। साल 2020 में डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल अल्फाफोल्ड 2 बनाया। इसकी मदद से वैज्ञानिक सभी 20 करोड़ प्रोटीन के स्ट्रक्चर को वर्चुअली समझ पाए। आज अल्फाफोल्ड 2 मॉडल का इस्तेमाल 190 देशों के करीब 20 लाख लोग करते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर समझने से वैज्ञानिकों को एंटीबायोटिक को बेहतर जानने और प्लास्टिक को तोड़ने वाले एंजाइम्स बनाने में मदद मिली। और साथियों, शांति का पुरस्कार जापान के संगठन निहोन हिदांकियो को इस साल मिला है। उन्हें यह सम्मान दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया है। इस संगठन में वे लोग शामिल हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में जीवित बचे थे। इन्हें हिबाकुशा कहा जाता है। ये हिबाकुशा दुनिया भर में अपनी पीड़ा और दर्दनाक यादों को निहोन हिदांकियो संगठन के जरिए साझा करते हैं। नोबेल कमेटी ने कहा कि एक दिन परमाणु हमले को झेलने वाले ये लोग हमारे पास नहीं रहेंगे, लेकिन जापान की नई पीढ़ी उनकी याद और अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करती रहेंगी और उन्हें याद दिलाती रहेंगी कि परमाणु हथियार दुनिया के लिए कितने खतरनाक हैं। निहोन हिदांकियो संगठन की स्थापना 1956 में परमाणु और हाइड्रोजन बमों के खिलाफ हो रही दूसरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। अमेरिका ने 1954 में हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था। इसके विरोध में 1955 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी। 1945 में हुए परमाणु हमलों में लगभग 10 साल बाद भी पीड़ितों को अमेरिका की तरफ से कोई मदद नहीं मिली थी। अमेरिकी सेना ने पीड़ित लोगों पर परमाणु हमलों के बारे में कुछ भी बोलने और लिखने को लेकर रोक लगा रखी थी। संगठन ने अपनी स्थापना के बाद से हिबाकुशा के समूहों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा, जिससे दुनिया के लोगों को परमाणु हथियारों से होने वाले भयानक नुकसान और मानव पीड़ा के बारे में बताया जा सके। संगठन ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि दुनिया में कहीं भी और हिबाकुशा न बनाए जाए और दुनिया परमाणु हथियार मुक्त बन जाए और दुनिया परमाणु हथियार मुक्त बन सके। 6 अगस्त 1945 को 8:15 पर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एनोला गे विमान से परमाणु बम गिराया था। 43 सेकंड हवा में रहने के बाद ये फट गया था। इसके तुरंत बाद एक बड़ा आग का गोला उठा था और आसपास का तापमान 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। विस्फोट से इतनी तेज हवा चली कि 10 सेकंड में ही ये ब्लास्ट पूरे हिरोशिमा में फैल गया था। धमाके के चंद मिनट के अंदर ही 70,000 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर भी परमाणु हमला किया था। इस बम को फैट मैन नाम दिया गया था। वहीं हिरोशिमा पर गिरे बम का नाम लिटिल बॉय था। 4500 किलो वजनी फैट मैन 6.5 किलो प्लूटोनियम से भरा हुआ था। नागासाकी में बम करीब 11
11:02 पर फटा था। इस हमले में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। न्यूक्लियर हमले के बाद जापान ने समर्पण कर दिया था और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। इससे पहले 2023 में ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह प्राइज महिलाओं की आजादी और उनके हक के लिए लड़ने पर मिला था। नोबेल कमेटी ने पीस प्राइज की घोषणा ईरान की महिलाओं के नारे जन जिंदगी आजादी के साथ की थी। 51 साल की नरगिस ईरान की एवान जेल में कैद हैं। उन्हें अब तक 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। आखिरी गिरफ्तारी के बाद नरगिस को 31 साल की जेल और 154 कोड़ों की सजा सुनाई गई थी। नोबेल पीस प्राइज की शुरुआत 1901 में हुई थी। अब तक यह सम्मान 112 लोगों और 30 संस्थाओं को मिला है। महात्मा गांधी को 5 बार नॉमिनेट किए जाने के बाद भी नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया गया। इस पर कई सवाल उठ चुके हैं। 1937 में नोबेल प्राइज कमेटी के एडवाइजर रहे जैकब वार्म मुलर ने कहा था कि गांधी एक स्वतंत्रता सेनानी, आदर्शवादी, राष्ट्रवादी और तानाशाह हैं। वो कभी एक मसीहा लगते हैं लेकिन फिर अचानक एक आम नेता बन जाते हैं। वो हमेशा शांति के पक्ष लेने वालों में नहीं रहे। उन्हें पता होना चाहिए था कि अंग्रेजों के खिलाफ उनके कुछ अहिंसक अभियान हिंसा और आतंक में बदल जाएंगे। जैकब की इस रिपोर्ट के बाद कमेटी ने महात्मा गांधी को शांति के लिए नोबेल प्राइज नहीं देने का फैसला किया। ये इकलौता मौका नहीं था। इसके बाद भी 4 बार 1938, 1939, 1947 और 1948 में गांधी को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि हर बार उसका नाम हटा दिया गया। नोबेल प्राइज के इतिहास के बारे में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो 1901 में जब नोबेल प्राइज की शुरुआत करी गई थी तब से 2024 तक मेडिसिन की फील्ड में 229 लोगों को इससे सम्मानित किया जा चुका है। पिछली बार मेडिसिन का नोबेल प्राइज कैटलीन कारिको और डू विशमैन को मिला था। नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी ने कहा था कि इनकी दी गई mRNA टेक्नोलॉजी से बनी कोरोना वैक्सीन के जरिए दुनिया कोरोना महामारी से निकल पाई। दरअसल कोरोना के वक्त पहली बार ऐसा हुआ था जब mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वैक्सीन बनी थी। इसे फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना ने बनाया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1895 में करी गई थी और पहली बार नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था। 1968 में इकोनॉमिक्स का प्राइज शुरू हुआ और अब जिन्होंने डायनामाइट बनाया था उनके नाम पर ही उस पुरस्कार का नाम दिया गया है। नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिए जाते हैं। 355 पेटेंट अल्फ्रेड नोबेल के नाम हैं, लेकिन लोग उन्हें डायनामाइट की वजह से ज्यादा जानते हैं। अब तक 975 शख्सियत और संस्थानों को 609 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। अल्फ्रेड ने स्वीडिश, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखी थी। डायनामाइट का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा कि अल्फ्रेड ने 90 जगहों पर इसकी फैक्ट्री खोल ली थी। 20 से ज्यादा देशों में ये फैक्ट्रियां थी। वो लगातार फैक्ट्रियों में घूमते रहते थे। कई लोग उन्हें यूरोप का सबसे अमीर आवारा कहते थे। डायनामाइट का गलत इस्तेमाल होते देख अल्फ्रेड को अपने आविष्कार पर दुख हुआ। इसके लिए उन्होंने मानवता को लाभ पहुंचाने वाले लोगों को अपनी प्रॉपर्टी में से पुरस्कार देने की इच्छा जताई। 27 सितंबर 1895 को अल्फ्रेड ने अपनी आखिरी वसीयत लिखी थी। इसी के आधार पर नोबेल पुरस्कार की स्थापना करी गई है।